गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को राम राम। हाँ, ठीक है। आ जाओ, क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट बस। हम्म। बैच कब तक ओवर होगा? बैच हो जाएगा ओवर बच्चे। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज एक क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुम लोगों का बैच हमें लगता है कि जून एंड में शायद हो जाना चाहिए। क्या बचा हुआ है तुम लोगों का? एक तो नॉन फिनाइट वॉइस बचा हुआ है, वॉइस नरेशन बचा हुआ है। अच्छा, अभी टेंस कंडीशनल बचा हुआ है। हाँ, ठीक है। टेंस कंडीशनल बचा है, वॉइस नरेशन बचा है और प्रेपोजिशन बचा है। मतलब दो दो दो। मतलब ये है कि जून एंड में नहीं तो हो जाएगा, जून एंड के तक हो सकता है। हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ो अभी। मतलब 4-5 हफ्ते तो सिलेबस आराम से चलेगा। ठीक है। बिल्कुल बच्चे, मेंस की प्रैक्टिस करा देंगे, चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। हाँ हाँ, मूड भी बचा हुआ है। ठीक है बच्चे, आ जाओ। नॉन फाइनाइट वर्ड स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं खराब करते, नहीं तो ये दिन गिनते रहेंगे, वो काम करेंगे नहीं तो ये कभी दिन नहीं पूरे होंगे। ठीक है। देखिए, आज से जैसा कि तुम लोग जानते हो हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं थोड़ा बहुत वो भी जानते ही होगे। इन्फिनिटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। उन पे बेस्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सीखेंगे, उनको कैसे समझना है वो सीखेंगे। ठीक है। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे बेस्ड जितने यूजेस हमारे लिए जरूरी हैं वो हम सारे के सारे आज जब डिस्कस करना है, मतलब आज से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो। नो मेंबर माइंडेड हिम कमिंग लेट टू द मीटिंग। मुझे लग रहा है कि ये पहले एक दो क्वेश्चंस है ना, ये तुम लोगों को थोड़े जाने पहचाने लगेंगे, क्योंकि इनको हमने पहले कभी ना कभी किसी चैप्टर में डिस्कस किया है। कौन चैप्टर में डिस्कस किया? अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तो तुम जान जाओगे, नहीं तो फिर मैं भी बता दूंगा। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। बताओ, देखो पहला क्वेश्चन देख के कुछ दिमाग में आया याद? फर्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद में कुछ दिमाग में क्लिक हुआ? हाँ, आज का ना यूट्यूब पे हाँ सेशन है उसका, पंक्चुएशन का। स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ा पंक्चुएशन का डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं बच्चे, वो सारी चीजें आज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, अब जरा आंसर वगैरह बताना भी शुरू कर दो थोड़ा सा। चलो अब मैं देखो बताता हूँ, समझना। जैसे हमने लिखा नो मेंबर माइंडेड, माइंड का मतलब होता है कि बुरा मानना। ठीक है, किसी चीज को मतलब माइंड करना, मतलब उसको लेकर अफेंडेड फील करना। तो हमने लिखा नो मेंबर माइंडेड। व्हाट व्हाट डिड नो मेंबर माइंड? तो कमिंग लेट। तो जो कमिंग लेट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस माइंड वर्ब का, कि किसी ने भी मतलब उसके देर से आने का बुरा नहीं माना। ठीक है। नो मेंबर माइंडेड कमिंग लेट टू द मीटिंग। अब जैसे कमिंग लेट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया माइंड वर्ब का। तो अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो पहली बात तो हम इसे जेरेंट कहेंगे, क्योंकि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो इसे हम जेरेंट कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट कमिंग लेट हो गया माइंड वर्ब का, तो फिर हमने हिम प्रोनाउन क्यों ले रखा जब ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है? तो इसको हटा देना चाहिए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या, कि अगर मान लो हम हिम ड्रॉप कर देंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि कमिंग लेट किसके लिए यूज हुआ? भाई हमने लिख दिया नो मेंबर माइंडेड कमिंग लेट, कि किसी भी मेंबर ने देर से आने का बुरा नहीं माना, लेकिन देर से आया कौन, ये कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, उस हिम को वहां से ड्रॉप करने के बजाय ना डिटर्मिनर बना देंगे। अब कमिंग लेट नाउन है, नाउन को डिटर्मिनर डिटर्मिन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनर लिख देंगे हिज। तो ये जो हिज है ये पजेसिव केस का डिटर्मिनर है, जो कमिंग लेट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये बता रहा है हु इज कमिंग लेट। ठीक। खैर अब तक तुम लोगों को ध्यान में आ गया होगा। हाँ, यूट्यूब पर टेंस की क्लास भी है सर? नहीं, टेंस की क्लास नहीं, यूट्यूब पे आज पंक्चुएशन की क्लास है बच्चा। ठीक है। तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ। कमिंग लेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसे जेरेंड कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउन चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर कभी हम जेरेंड से पहले किसी नाउन ने प्रोनाउन का यूज करें तो हमें उसको डिटर्मिनर बना के लिखना पड़ता है। तो पजेसिव केस हम यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे हिज लिख दिया, हिज कमिंग लेट। बस ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट में हमने लिखा यू बीइंग इंडिफरेंट कैन ऑफेंड योर गेस्ट। अब यहाँ पे कैन ऑफेंड योर गेस्ट हमने प्रेडिकेट लिख दिया। ये हमारा प्रेडिकेट है, कैन ऑफेंड योर गेस्ट।
व्हाट कैन ऑफेंड योर गेस्ट, क्या ऑफेंड कर सकता है तुम्हारे गेस्ट को। सो बीइंग इनडिफरेंट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मान लो हमारे घर पे गेस्ट आए और हम एक साइड में मुंह घुमा के बैठ गए, हमने उनकी तरफ देखा सुना भी नहीं, ठीक है, तब तो गेस्ट बुरा मान ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना कि बीइंग इनडिफरेंट, कि इनडिफरेंट रहने से तुम्हारे जो गेस्ट हैं वो माइंड करेंगे। ठीक है, तो बीइंग इनडिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो यू तो सब्जेक्ट हुआ नहीं, तो इसे रिप्ले हटा दो यहाँ से। लेकिन अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये पता कैसे चलेगा बीइंग इनडिफरेंट किसके लिए यूज हुआ, इनडिफरेंट है कौन। तो हम इसको हटाने के बजाय डिटर्मिनर बना देंगे, योर बीइंग इनडिफरेंट। योर बीइंग इंडिफरेंट का मतलब तुम्हारा इंडिफरेंट होना। ठीक है, थर्ड देखो, दो ही लव द डॉग वेरी मच, कि उसको डॉग बहुत पसंद था अपना। इट वर्किंग डिस्टर्ब्ड हिम अ लॉट। ठीक है, तो हमने लिखा डिस्टर्ब्ड हिम अ लॉट। अब डिस्टर्ब्ड हिम अ लॉट वर्ब हो गई, मतलब प्रेडिकेट हो गया। अब उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होगा। अब सब्जेक्ट या तो हम इट को माने या बार्किंग को माने। ठीक है, तो डॉग तो उसको पसंद था, तो अगर डॉग पसंद था तो उसका जो भौंकना था उससे वो डिस्टर्ब जरूर होता होगा, लेकिन डॉग उसे पसंद था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना बार्किंग है, कि डॉग पसंद था लेकिन उसका ये एक्शन उसे डिस्टर्ब करता था। तो जो एक्शन है ना बार्किंग, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो जेरेंड है, जेरेंड है तो इससे पहले पजेसिव केस आएगा। अगर अब तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो तो हमने इट्स में पढ़ा था, मतलब प्रोनाउन में पढ़ा था, कि जो हम इट्स अपस्ट्रॉफी के साथ लिखते हैं ना वो इट इज के शॉर्ट फॉर्म होता है। जहां पजेसिव केस की जरूरत पड़े वहां पे बिना अपस्ट्रॉफी वाला लिखना। तो यहाँ पे इट्स लिखो बिना अपस्ट्रॉफी वाला, इट्स बार्किंग। इट्स बार्किंग का मतलब इसका भौंकना। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, द अक्यूज्ड हैज कन्फेस्ड, कि अक्यूज ने कन्फेस कर लिया। देखो, मैं थोड़ी सी कॉपी लेता हूँ, अब तुम लोगों को एक चीज के लिए तैयार करता हूँ। तो ये जो ऊपर लिखे तीनों एग्जांपल्स हैं, ये तुम्हें थोड़े समझने आसान रहे होंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम पहले से ही प्रोनाउन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। कि भाई अगर हम कभी कोई जेरेंड यूज करेंगे तो जेरेंड से पहले अगर हमें कोई नाउन प्रोनाउन लिखना पड़े तो हम उसके लिए उसे पजेसिव केस में डिटर्मिनर बना के यूज करते हैं। ठीक है, खैर ठीक है, ये सब हो गया, ये सब हमें पहले से भी पता था ये, और हमने प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा, काफी डिटेल में वहां पे समझाया गया। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आते हैं इसके अगले एग्जांपल्स पे। ठीक है, ये तो हो गया रिवीजन। अब फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे हैं नए कॉन्सेप्ट। The accused has confessed to steal several items. Most members of the council were opposed to go against the rules. ठीक है, ये दो हमारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये दोनों क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट को लेकर हैं वो कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है, वो हमने पहले साइड डिस्कस नहीं किया क्लास में कभी। ठीक है, तो अब मैं उसको तुम्हें समझाना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना समझना जो मैं कहूंगा। देखो, हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, दे आर अफ्रेड ऑफ टू स्टे हियर। ठीक है, दूसरा, आई एम not interested in meet them। ठीक है, सी, सी एग्जाम्पल हमने लिख दिया, दे गॉट एंग्री एट एट रिस्केड्यूल द मीटिंग। अभी जो तीन एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ना एबीसी, क्या इनमें कोई मिस्टेक बता पाओगे, एक बार देखो तो।
ठीक है, आगे ना समझ में। चलो अब मैं देखो बताता हूं, इनमें यही आंसर है क्या? ये जो हमने ऑफ लिखा है ये प्रेपोजिशन है, ये इन लिखा है ये भी प्रेपोजिशन है, ये एट लिखा है ये भी प्रेपोजिशन है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सारे जानते होंगे कि जब भी हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अच्छा, उसका ऑब्जेक्ट कौन होता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा ना वो वर्ब है। टू स्टे वर्ब है, मीट वर्ब है, रीस्केड्यूल वर्ब है। तो अगर हम किसी वर्ब को किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखें तो वो हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखा करो। तो ये जो टू स्टे है ना इसको लिखो स्टेइंग, ठीक है। मीट को लिखो मीटिंग, ठीक है। और रीस्केड्यूल को लिखो रीस्केड्यूलिंग, ठीक है। ये आंसर है। तो यहां से फिर से मैं एक बार बता देता हूं तुम लोगों को कि अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सब जानते हैं पहले से, कि अगर हम कभी कोई प्रीपोजिशन लिखेंगे और उस प्रीपोजिशन के बाद में हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर मान लो हम किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना दें तो वर्ब जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब एट प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इन प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, ये टू प्रीपोजिशन है, ये टू प्रीपोजिशन है। तो अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो फिर हमने इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म स्टील क्यों लिख रखी है? फिर तो जेरेंट फॉर्म लिखो स्टीलिंग। उसी तरीके से यहां पे लिखो गोइंग। ये आंसर है। मतलब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है द अक्यूज्ड हैज कन्फेस्ड टू स्टीलिंग सेवरल आइटम्स। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर अपोज्ड टू गोइंग अगेंस्ट द रूल्स। देन ये हमारे आंसर है। एक मिनट, ये एक मिनट बच्चे, बफरिंग क्यों हो रही है? मैं रिफ्रेश कर देता हूं थोड़ा सा इसे। चलिए अब सही हो गया मेरी साइड से भी। हम्म, ठीक है। अच्छा, वीडियो फीड इज फाइन, ओके। तो अब हाँ, अब देखो कहानी क्या है, मैं वापस आता हूं। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने ऑफ के साथ स्टेइंग लिखा, एवरीथिंग इज फाइन। इन के साथ मीटिंग लिखा, गुड। एट के साथ रिस्केड्यूलिंग लिखा, फाइन, ठीक है। लेकिन जैसे हम टू के साथ स्टीलिंग लिखेंगे, टू के साथ गोइंग लिखेंगे ना, तो हमें अजीब लगेगा। अच्छा, अजीब लगने की अपनी वजह भी है कि भाई एट के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी, ओके, टू के साथ लिखी, तुरंत कंफ्यूज जाते हैं। अब इसकी वजह मैं बताता हूं होता क्या है। ये जो हम यहाँ पे स्टीलिंग लिख रहे हैं या यहाँ पर जो हम गोइंग लिख रहे हैं, ये हमें कंफ्यूज क्यों कर देता है? ये हमें कंफ्यूज इसलिए कर देता है या हमें अजीब लगना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि हम टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के यूज टू हो गए होते हैं। अच्छा, ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये इन्फिनेटिव फ्रेज होती है। तो जब हम इन्फिनेटिव्स बनाते हैं तो वहां पर हमें टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है। लेकिन एक चीज देखो, चलो ये तो ठीक है, आप इन्फिनेटिव बनाओगे तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि वही फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की, ठीक है।
लेकिन टू हमेशा इन्फिनेटिव बनाने के लिए थोड़ी यूज किया जाता है, टू तो प्रेपोजिशन भी होता है बच्चे। जब ये टू प्रेपोजिशन होता है तो हमें इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। उस केस में अगर किसी वर्ब को इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे तो जेरेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो कहानी ये है कि टू का यूज हम इन्फिनेटिव फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है, हाँ। और टू का यूज हम एज अ प्रेपोजिशन भी करते हैं। तो जब हम टू का यूज एज अ प्रेपोजिशन करते हैं तो हम इसके बाद लिखते हैं वर्ब की जेरेंट फॉर्म, अगर वर्ब लिखनी पड़े तो। जब हम इन्फिनेटिव बनाने के लिए करते हैं तो हम इसके साथ लिखते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। अब डिफरेंस जो हमें यहाँ पे समझना है वो ये है कि हाउ डू बी डिटरमिन, हम डिटरमिन कैसे करते हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है या टू प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये प्रेपोजिशन है टू। वो मैं देखो समझा देता हूँ, थोड़े से एग्जांपल समझाने पड़ेंगे, तुम जान जाओगे। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, ठीक है, वी वांट टू, वी वांट टू गो होम, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा वी ऑब्जेक्ट टू गो होम, ये हमने लिखा। अब देखो वी वांट टू गो होम, वी ऑब्जेक्ट टू गो होम। अब मैं अगर आंसर की बात करूं तो जो सेकंड एग्जांपल है ना गलत लिखा हुआ है, इसमें लिखना पड़ेगा गोइंग, वी ऑब्जेक्ट टू गोइंग होम, ठीक है। अब कहानी है, हाँ तो सर हमें कैसे साथ लिखी में वर्ब से पता चलेगा, बेटा मैं समझा रहा हूँ, हाँ ये मैं समझा रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरी ध्यान से बातें सुनो जो मैं अभी बोलूंगा और अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। ये तुम्हें मैं समझाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, बस थोड़े 10-5 मिनट के लिए जो मैं कहूंगा उसको ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ देखो वी वॉन्ट टू गो होम, वी ऑब्जेक्ट टू गो होम। अब मैं कह रहा हूं कि वो वाला सही है, वाला गलत है, ठीक है। अच्छा गलत होने की वजह क्या है? इसके गलत होने की वजह ये कि ये टू प्रेपोजिशन है, इसके साथ में वर्ब हम लिखेंगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। उसके सही होने की वजह क्या है? उसके सही होने की वजह ये है कि वो टू वो इन्फिनेटिव है। अब चलो मैं ये बात पहले से जानता हूं, लेकिन अगर कोई पर्सन नया रहेगा तो वो कैसे जान जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कैसे जान जाएगा, ये कैसे समझेगा कि भाई ये प्रेपोजिशन है वो इन्फिनेटिव है, डिफरेंस कैसे पता चल गया? तो मैं तुम्हें डिफरेंस समझाता हूँ। देखो होता क्या, ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें से वर्ब को रिप्लेस कर दो। जैसे गो होम वर्ब है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दो और इसकी जगह कोई नाउन या प्रोनाउन लिख के देखो। मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं मनी, मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहन, या चलो मोहन तो और मनी दोनों नाउन है, तो एक काम करते हैं मनी नाउन लिखा रहने देते हैं और मोहन की जगह प्रोनाउन लिख देते हैं, लिख देते हैं देम, ठीक है। अब देखो ये मनी नाउन है और देम प्रोनाउन है। अभी जो टू हमने लिखा है ना गो के साथ, अगर हम मनी और देम के साथ लिखें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैं समझना है। इस टू की जरूरत हमें केवल गो के साथ है, इस टू की जरूरत हमें मनी के साथ में या देम के साथ में नहीं है, ये इनके साथ हो जाएगा गलत। गलत होने, एक तो तुम अपने आप ही जान गए होगे कि वी वांट मनी आएगा, वी वांट देम आएगा, टू नहीं आएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ वजह क्या है। ये जो वांट है ना बच्चे, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो चूंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो मनी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देम इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या तुम्हें समझना है कि अगर हम टू गो लिख रहे हैं और अगर ये टू प्रेपोजिशन होता तो ये मनी नाउन के साथ में और देम प्रोनाउन के साथ भी लिखना पड़ता, ठीक है। तो अगर हम मनी नाउन और देम प्रोनाउन के साथ टू नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता तो इनके साथ भी लिखना पड़ता। वो इन्फिनेटिव था तो वो गो के साथ लिखा है, क्योंकि इन्फिनेटिव बनाना था गो वर्ब का। मनी और देम प्रोनाउन नाउन है, इनका इन्फिनेटिव बनता नहीं तो इनके साथ टू हमें यूज करना नहीं, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, यही काम हम यहाँ करके देखते हैं। भाई जैसे हमने टू गो होम लिखा, मान लो हम इसको हटा देते हैं, इसकी जगह कोई नाउन लिख देते हैं। मान लो हम लिख देते हैं दिस पॉलिसी, दिस पॉलिसी, या हम लिख देते हैं ये मान लो देम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हम दिस पॉलिसी नाउन लिखें या ये देम प्रोनाउन लिखें तो भी हमें टू की जरूरत पड़ेगी। वजह क्या है? एक तो तुम अपने आप ही बोल के समझ गए होगे कि ये टू हमें इसके साथ भी जरूरत पड़ेगा, वी ऑब्जेक्ट टू देम, वी ऑब्जेक्ट टू दिस पॉलिसी। और नहीं तो मैं बताता हूं इसकी वजह ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब है ना ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट का मतलब एक्चुअली डिसएग्री होता है। अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया तो हमने वर्ब चैप्टर में यही पढ़ा था कि एग्री और डिसएग्री इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। तो ऑब्जेक्ट करना मतलब किसी चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट शो करना होता है, तो ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है।
तो चूंकि ऑब्जेक्ट इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो अगर इसके साथ में दिस पॉलिसी नाउन या देम प्रोनाउन लिखोगे ना, तो प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। तो ये टू प्रेपोजिशन हमें लिखनी पड़ेगी, इस देम प्रोनाउन के साथ में भी और इस दिस पॉलिसी नाउन के साथ में भी। अब अपने आप समझ लो कि अगर हम इस नाउन पॉलिसी के साथ में टू लिख रहे हैं और देम प्रोनाउन के साथ टू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये टू इन्फिनेटिव नहीं बना रहा, क्योंकि इन्फिनेटिव तब बनाता है जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। अगर हम टू के साथ नाउन या प्रोनाउन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन है। तो जब ये तुम्हें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ जो हम टू यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन होता है, तो वर्ब जीरेंट फॉर्म में लिखो गोइंग। ठीक है, फिर से एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। अगर हम किसी वर्ब के बाद में टू का यूज कर रहे हैं किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है, और तुम्हें यह पता करना है कि ये इन्फिनेटिव है या ये इन्फिनेटिव नहीं, ये टू प्रेपोजिशन है, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि उस टू के बाद में जो वर्ब लिखी है उसको हटा के उसकी जगह कोई रीजनेबल नाउन या प्रोनाउन लिख के देखो। अगर तुम्हें लगे कि नाउन या प्रोनाउन लिखोगे तब भी इस टू की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन है। अगर लगे कि नाउन या प्रोनाउन लिखने पे इस टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमने वांट के साथ जो टू गो लिखा है ना, इसमें से गो हटा के कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है ना, तो इस टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं था। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ जो हम टू लिख रहे हैं ना, अगर हम इस वर्ब को ना लिखें उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन लिख दें तब भी इस टू की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है। अब इस बात को मैं तुम्हें इस एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने ये सेंटेंस लिखा, मोस्ट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर अपोज टू गो अगेंस्ट द रूल्स। ठीक है, ठीक। दूसरा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ जैसे हमने लिखा मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल वर अपोज टू गो अगेंस्ट द रूल्स, हमने लिखा। अब मान लो इसमें से हम गो अगेंस्ट हटा दें, मान लो एक मिनट ज्यादा ही हो गया कुछ, मान लो हम इसमें गो अगेंस्ट का यूज ना करें, ठीक है, तब भी देखो इस टू की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस सेंटेंस को केवल इतना लिखे ना, मोस्ट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर अपोज्ड टू द रूल्स, तो ये जो टू प्रेपोजिशन है ना, अगर हम यहाँ पे केवल रूल्स लिखेंगे तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये बात मैं केवल तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि तुम अपने आप जान जाओ कि हम टू के बाद में गोइंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो टू प्रेपोजिशन है। अच्छा, पता कैसे चल रहा है प्रेपोजिशन है, उसके लिए मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूं कि एक तो हमें प्रीपोजिशन है ये ऐसे पता चल गया कि अगर हम ये वर्ब गो अगेंस्ट यहां से हटा दें और वो नाउन केवल द रूल्स लिखा रहने दें, तब भी इस टू की जरूरत पड़ेगी। तो अगर उस नाउन के साथ भी टू लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब टू इन्फिनेटिव नहीं बना रहा है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक तो ऐसे बदल गया। दूसरा देखो मैं बताता हूं एक और तरीका। ये जो अपोज्ड हमने लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है बच्चे, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ध्यान देना। तो अगर ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है और अपोज्ड एडजेक्टिव है, तो हमने पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब के बाद में लिखी गए जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसका मतलब वो जो अपोज्ड हमने एडजेक्टिव यूज किया है वो हमारे सब्जेक्ट सम मेंबर्स ऑफ द काउंसिल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर ये अपोज्ड एडजेक्टिव उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए है, तो इसका मतलब इसके बाद अगर हम कोई भी दूसरा नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे तो हमें उसके साथ में प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे द रूल्स नाउन लिख दिया या कोई भी नाउन लिख दिया, तो उस नाउन को इस एडजेक्टिव से रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन चाहिए होगी। तो ये जो हम टू यूज करते हैं ना अपोज के साथ में बच्चे, ये प्रीपोजिशन होती है। चूंकि ये प्रीपोजिशन होती है, तो इसी वजह से अगर हमें इसके बाद कभी कोई वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ती है। टू गो ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है बच्चे, बिल्कुल बन सकता है। इन्फिनेटिव्स, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे तुम देखो। एक छोटी सी बात तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फंडामेंटल्स में एक वीडियो दे रखा है, जिन बच्चों ने ना देखा हो ना वो देख जरूर लें। और ये थोड़ी सी आदत डाल लिया करो, बातें माना करो किसी ने, मतलब अगर कोई पढ़ा रहा है और उससे सीखना चाह रहे हो ना, तो उसकी बात भी माना करो, ठीक है। चलो, अब इन बातों को ना थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ फ्रेजेस यहाँ पे मेंशन किए हैं तुम लोगों के लिए। तुम ध्यान से देखो, इन सारी फ्रेजेस में पहले से टू लिखा हुआ है। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, विद एन आई टू, यूज टू, अकस्टम टू, कन्फेस टू, पे अटेंशन टू, कंड्यूसिव टू, इंडिफरेंट टू, अकॉर्डिंग टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, इन एडिशन टू, प्रेफर टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, अवर्स टू, अपोज टू, ऑब्जेक्ट टू, हैव ऑब्जेक्शन टू, ड्यू टू। अब इन सब में हमने पहले से टू लिख रखा है। तो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये टू हमने इन सब में इसलिए नहीं पहले से लिख दिया कि तुम इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना और इन्फिनिटिव बना लेना। ये टू इन सबके साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये टू प्रेपोजिशन है जो इन फ्रेजेस में हमेशा यूज होता है। अगर इनके बाद कोई नाउन प्रोनाउन लिखोगे तब भी यूज होगा, वर्ब यूज करोगे तब भी यूज होगा। बस ध्यान ये रखना है कि वर्ब को जेरेंट फॉर्म में लिख देना, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें देखो समझा देता हूं। सबसे पहले कोई भी एक एग्जाम्पल सपोज इसमें से हम पिक कर लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल।
ले लेते हैं, सपोज हमने एक एग्जांपल यहां से लिख दिया, लुक फॉरवर्ड टू ही ले लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से समझना, ये जो हमने लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये तो सभी जानते होंगे। अब इसमें है क्या कहानी, देखो लुकिंग है मेन वर्ब, फॉरवर्ड है एडवर्ब, फॉरवर्ड जो है ना ये एडवर्ब होता है, ठीक है, और टू है प्रेपोजिशन। ठीक, अभी जो टू हमने प्रेपोजिशन लिखे ना, तो इसके बाद कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। लुक फॉरवर्ड टू जो पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू होप समथिंग, कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, कुछ एक्सपेक्ट करना। तो यहाँ पे देखें तो इसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो है पॉजिटिव रिप्लाई। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई, कि हम एक पॉजिटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो रिप्लाई मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव रिप्लाई हमने नाउन फ्रेज लिखी है ना, ये नाउन फ्रेज इस टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या कहा था कि टू के साथ में जब हम इन्फिनेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो देखो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखी नहीं है, पॉजिटिव रिप्लाई तो नाउन है, अगर हम टू के साथ में नाउन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन है। अब जब तुम्हें ये पता चल गया कि लुक फॉरवर्ड टू में जो हम टू लिखते हैं वो प्रेपोजिशन होता है, तो अगर इसके बाद कोई वर्ब लिखनी पड़ जाए, मान लो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। ठीक है, तो जब तुम्हें ये पता चल गया कि भाई ये टू प्रेपोजिशन है, नाउन प्रोनाउन के साथ भी लिखना पड़ता है, तो अब वर्ब के साथ लिखोगे तो जीरेंट फॉर्म में लिखना वर्ब को। तो ये बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो हमें लिखना पड़ेगा हियरिंग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। बेटा एक ही कमेंट को 10 बार क्यों टाइप मार रहा है, बिल्कुल टू गो ऑब्जेक्ट बन सकता है बेटा, इन्फिनिटिव जो होते हैं ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तूने फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखा, फंडामेंटल्स में जो वीडियो दे रखा है ना नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो तूने देखा नहीं है। ठीक है, यहां तक आ गए, चलो बाकी बीच बीच में समझाता रहूंगा, ध्यान रखना। अब देखो इन फ्रेजेस को लेके ना मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि गलती होने के चांसेस रहते हैं। अगर तुम केवल इनको ऐसे ही याद कर लोगे ना, तो इनमें से कुछ फ्रेजेस होती हैं वो थोड़ा सा और तरीके से भी यूज होते हैं, तो मैं तुम्हें सारी बात समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना समझना। देखो लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग तो पता ही चल गया। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी अच्छे काम के होने को एक्सपेक्ट करना। अच्छा, विद अ व्यू टू और विद एन आई टू दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। इनका मतलब होता है विद अ पर्पस ऑफ, किसी काम को किसी पर्पस से करना। एक सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन आया काफी पहले, वही सेम क्वेश्चन में तुम्हें लिख के यहाँ पे देखो समझाता हूं। यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। ठीक है, ये क्वेश्चन या तो सीजीएल के पेपर में आया होगा, नहीं तो सीपीओ के पेपर में आया होगा, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर का ही क्वेश्चन है। किस में आया होगा नेट पे अपना टाइप करके भी तुम लोग पता कर सकते हो वैसे तो। ठीक है, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। अब एक बार इसका जल्दी से आंसर बताना, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। इन्फिनिटिव बच्चे प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। हाँ, तुम धीरे धीरे पढ़ते गिरो यार, तुम लोग इतने बद्ध आदमी हो, एक बार दूसरे की भी तो सुन लो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, क्यों परेशानी ले रहे हो सर पे। इंसल्टिंग आएगा। अब देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इंसल्ट वर्ड जो है ना, ये वर्ब और नाउन दोनों ही होता है। मतलब जैसे इंसल्ट है वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, वर्ब और हेल्प है नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, सपोर्ट है नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, डाउट है नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। ठीक है, तो ड्रीम है नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। तो ये जो हमने इंसल्ट लिखा है ना, ये वर्ब भी होता है नाउन भी होता है। तो अगर ये मान लो इंसल्ट नाउन हो, अगर ये इंसल्ट यहाँ पे नाउन होगा, तब तो ये टू प्रेपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये नाउन हो नहीं सकता। नाउन नहीं होने की वजह पता क्या है, इसके बाद हमने एक प्रोनाउन लिख रखा है मी। अगर ये मी हमने ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन लिख रखा है ना, तो इसका मतलब ये इस वर्ड का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये तो सबको ही पता है कि ऑब्जेक्ट वर्ब और प्रिपोजिशन दो ही के साथ यूज होते हैं, तो इसका मतलब ये इंसल्ट यहाँ पे नाउन नहीं है वर्ब है। ठीक है, वो अलग बात है कि मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है। अब अगर ये वर्ब है और इस वर्ब को हमने इस टू प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख रखा है, तब तो हमें इसे जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा इंसल्टिंग।
अब मान लो इंसल्ट के बाद अगर मी नहीं लिखा होता तो एक बार में सही भी हो सकता था। अगर मान लो इंसल्ट के बाद में मी लिखा ही ना होता, ठीक है, तो इंसल्ट तो नाउन होता है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन चूंकि हमने उसके इंसल्ट के बाद में मी लिख दिया तो उससे ये कंफर्म हो गया कि भाई ये इंसल्ट यहाँ पे एक वर्ब है, तभी इसके बाद में हमने मी को ऑब्जेक्ट बना के लिख रखा है। और जब ये कंफर्म हो गया कि वर्ब है तो प्रिपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिख दो, ठीक है। तो विद व्यू टू विद एन आई टू का मतलब एक ही होता है, विद द पर्पस ऑफ, ठीक है। अच्छा, यूज टू और अकस्टम टू को हमने मॉडल्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम यूज टू और अकस्टम टू का यूज किसी पर्सन की हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होते हैं और इनमें जो हम टू लिखते हैं वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंट फॉर्म में लिखना, नहीं तो नाउन प्रोनाउन भी लिख सकते हो, ठीक है। आई एम यूज टू दिस जॉब, आई एम यूज टू डूइंग दिस जॉब, ठीक है। तो बस ये हमने कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस कर रखा है, हमने वहां से रिवाइज कर लेना। अच्छा, कन्फेस वर्ब भी इंट्रांसिटिव होती है। कन्फेस का मतलब एग्री हो जाना होता है, तो ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसके साथ जो हम टू लिखते हैं वो भी प्रेपोजिशन होता है। ही कन्फेस टू हिज क्राइम, ही कन्फेस टू द थेफ्ट। तो कन्फेस टू समथिंग का मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तो कन्फेस का जब हम टू लिखते हैं ना, ये भी प्रेपोजिशन होता है। पे अटेंशन में जो हम टू लिखते हैं प्रेपोजिशन होता है। दे पेड नो अटेंशन टू शाउटिंग। कंड्यूसिव टू का मतलब होता है किसी चीज के लिए फेवरेबल होना, अनुकूल होना। जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है ना अनुकूल, फेवरेबल, तो वो होता है दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोइंग क्रॉप्स। मैं एक एग्जांपल से देखो तो मैं समझा देता हूं, ऐसे समझना। दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रो दीज क्रॉप्स। अब देखो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रो दीज क्रॉप्स। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ग्रो ना लिखूं तब भी ये टू जरूरी है। दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू दीज क्रॉप्स, ठीक है। तो इसका मतलब जाएगा कि भाई ये जो वेदर है ना, ये मतलब क्रॉप्स के लिए ठीक नहीं है। मतलब कई बार नहीं होता, बहुत ज्यादा ओले पड़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो वेदर जो होता है ना वो नुकसान कर देता है फसलों को, ठीक है। तो अगर हम केवल इतना लिखें दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू दिस क्रॉप्स तो भी ये सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझना, ये जो कंड्यूसिव वर्ड हमने लिखा ना, ये एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव हमने इस लिंकिंग वर्ड के बाद में ना प्रेडिकेटिवली यूज कर रखा है, तो इसका सब्जेक्ट है वेदर। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए है। अब अगर इस एडजेक्टिव से कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन रिलेट करोगे तो प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। तो ये जो टू हम इसके साथ लिखते हैं ना, ये प्रीपोजिशन ही होता है। तो अगर हम ग्रो वर्ब ना भी लिखें, केवल दीज क्रॉप्स नाउन लिखें, तो दीज क्रॉप्स नाउन को भी हमें इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। अब जब ये पता चल गया कि भाई इस टू के साथ में ये नाउन दीज क्रॉप्स हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब टू प्रीपोजिशन है। अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो इसके बाद में वर्ब जो लिख रहे हो उसको जेरेंट फॉर्म में लिख दो, ग्रोइंग कर दो। बस ये आंसर है। दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोइंग दिस क्रॉप्स। हाँ, कैमल वाले एग्जांपल थे ना, वो यूज्ड टू ड्यू टू डिस्कस किए थे। अच्छा, इनडिफरेंट टू का मतलब होता है किसी चीज को लेके उदासीन होना, मतलब पे नो अटेंशन टू समथिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने वर्ब लिखी ना पे अटेंशन टू, तो पे अटेंशन टू का मतलब ध्यान देना होता है। इनडिफरेंट टू का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, मतलब वो उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू तो पता ही है प्रिपोजिशनल फ्रेज होती है। अकॉर्डिंग टू वार्निंग, ठीक है। उसके बाद आएगा डिवोटेड टू। डिवोटेड टू है, कमिटेड टू है, ठीक है, इनके मीनिंग एक ही होते हैं। वी आर डिवोटेड टू डूइंग दिस वर्क, वी आर डिवोटेड टू हेल्पिंग अदर्स, ऐसे। वी आर कमिटेड टू मेकिंग दिस कंपनी नंबर वन। इन एडिशन टू ये भी प्रिपोजिशनल फ्रेज होती है। इन एडिशन टू गोइंग देयर, इन एडिशन टू हेल्पिंग देम, इन एडिशन टू टेलिंग अ लाई, वगैरह वगैरह। प्रेफर टू को थोड़ा सा देखो, मैं समझा देता हूं। एक एग्जांपल देखें। दे प्रेफर डैश, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं, डांस, एक मिनट एक मिनट, टू डांस देन टू सिंग, बी dancing to singing, C to dance to sing, D dancing then singing,
चलो आंसर बताओ। आंसर बताओ बच्चे। ये क्वेश्चन लिखा दे प्रेफर डैश, और चार ऑप्शन दे दिए, आंसर बताओ। बेटा कंपाउंड नाउन नहीं मान सकते, ठीक है, हाँ। देखो अब इस क्वेश्चन से पहले ना मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझा देता हूं, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तुम लोग जल्दी जान जाओगे। जैसे हमने लिखा ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, तो मान लो हमने लिखा ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, तो इसमें होगा क्या, ये जो हमने देन लिखा है ना ये गलत है, और इसकी जगह हमें लिखना है टू। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये जो कॉफी है जिससे पहले हमने टू लिख दिया, ये कॉफी एक नाउन है। तो अगर ये कॉफी नाउन है तो इसका मतलब ये जो हम टू लिख रहे हैं ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हम कभी भी प्रेफर के साथ जो देन रिमूव करके टू लिखते हैं या लिखेंगे तो वो टू हमेशा प्रेपोजिशन ही होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो टू है ना उसके बाद हमने कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी, उसके बाद हमने नाउन लिखा है कॉफी, तो अगर हम टू के बाद में नाउन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन है। तो जब ये पता चल गया कि देन तो आएगा नहीं इसके प्रेफर के साथ, एक मिनट, तो ये तो कंफर्म ही है कि प्रेफर के साथ देन तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि देन तो कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ लिखा जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया, ठीक है। अब फिर ये भी पता चल गया कि जो हम प्रेफर के साथ टू लिखते हैं वो प्रेपोजिशन होता है, तो जब ये पता चल गया कि प्रेफर के साथ लिखा गया टू प्रेपोजिशन होता है, तो उसके बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म में तो आएगी, जेरेंट फॉर्म में आएगी, ये सिंग तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया डांसिंग टू सिंगिंग। कुछ बच्चों ने डी भी आंसर दे दिया, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं, इन्हें कभी समझा नहीं पाऊंगा। अबे लल्लू, एडजेक्टिव में पढ़ा है कि प्रेफर के साथ देन ने टू आता है, 10 बार बता चुके कि देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, कंपेरेटिव डिग्रीज के एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ आता है। यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री छोड़ो, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब भी नहीं है, तब भी देन लिख रहे हो। अब तुम्हारे तो मतलब अकल से पैदल ही हो, मतलब तुमने अकल से दुश्मनी कर ली, ठीक है। बी क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, अपने आप आंसर बताना। कमल प्रेफर्स टू Kamal prefers to playing chess, ठीक है। चलो ये बताओ सही है गलत, कमल प्रेफर्स टू प्लेइंग चेस। कमल प्रेफर्स टू प्लेइंग चेस, बच्चे इसका बताओ आंसर। कमल प्रेफर्स टू प्लेइंग चेस। देखो अब मैं समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो प्रेफर हमारी वर्ब होती है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। यहाँ जैसे हमने लिखा ही प्रेफर्स, अच्छा प्रेफर लिखा हुआ कोई नहीं, प्रेफर्स कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमने प्रेफर्स लिखा ना, हमारी वर्ब है, और ये टी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जब भी हम किसी चीज को प्रेफर करते हैं ना, तो वो प्रेफरेंस हमेशा रिलेटिव होती है। मतलब आप एक चीज को अगर प्रेफर कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल रहा होगा। तो अगर ये पर्सन टी को प्रेफर करता है तो किसके रिलेशन में, ये बताने के लिए हमने लिख दिया टू कॉफी। तो ये जो कॉफी नाउन है और टी नाउन है, इनमें से टी नाउन जो है वो प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कॉफी जो है वो टू प्रेपरेशन का ऑब्जेक्ट है। तो इससे हमें समझना ये कि जो हमारी प्रेफर वर्ब होती है वो इंट्रांसिटिव नहीं होती है, वो ट्रांसिटिव होती है। प्रेफर वर्ब ट्रांसिटिव होती है, लेकिन जो हम प्रेफर वर्ब यूज करते हैं उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसी दूसरे के रिलेशन में यूज हो रहा होता है। क्योंकि जब हम किसी एक चीज को प्रेफर करते हैं तो कोई दूसरी चीज हमेशा होती है जिसके रिलेशन में हम उसे प्रेफर कर रहे होते हैं। तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और जो प्रेफर का ऑब्जेक्ट होता है, उन दोनों को रिलेट करने के लिए हम टू प्रेपोजिशन लिखते हैं। बात समझ में आ रही है।
तो वो जो हमने टू लिखा है ना, उस टू प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कॉफी, अब प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट है टी। ठीक, अब यहां आ जाना। यहां पर अगर हम ये मान लें कि टू प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्लेइंग है, ठीक है, तो इस प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रेफर ट्रांसिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के आएगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, अगर हम मान लें कि प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्लेइंग है, तो फिर ये टू क्यों लिखा? प्रेफर तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। भाई जैसे हमने लिखा ऑब्जेक्ट, वो इन ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, कन्फेस इन ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन प्रेफर तो ट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो हम इसके बाद में टू प्रेपोजिशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम प्लेइंग के बाद में देखो, अगर हम टू प्लेइंग लिख रहे हैं ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि टू प्रिपोजिशन है, प्लेइंग इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम प्रिपोजिशन यूज करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ, प्रेफर तो ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ तो हमें टू लिखना ही नहीं चाहिए। तो इस सेंटेंस को सही करने के पता है तरीके क्या है? इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि टू लिखो ही मत, और ये जो प्लेइंग है ना, ये डायरेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ये, इसको टू प्लेइंग लिखने के बजाय ना, इसको लिखो टू प्ले। टू प्ले लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो वो समझ लेना। टू प्ले लिखने से ये फर्क पड़ेगा कि ये जो टू प्ले है ना, ये इन्फिनेटिव है। अब प्लेइंग है जेरेंट, तो या तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव को बना के लिख दो या जेरेंट को बना के लिख दो। तो या तो लिख दो कमल प्रेफर्स प्लेइंग, या लिख दो कमल प्रेफर्स टू प्ले, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझना पता है क्या, या तो लिखो कमल प्रेफर्स टू प्ले, या लिखो कमल प्रेफर्स प्लेइंग, ठीक है। तो ये जो प्लेइंग है ये जेरेंड है, प्रेफर वर्ब का ऑब्जेक्ट, और टू प्ले जो इन्फिनेटिव है, ठीक है। खैर, एक दो वर्ब और ऐसी है, मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, उनके साथ में हम इन्फिनेटिव या जेरेंड किसी को भी ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। जैसे एक तो ये वर्ब हो गई प्रेफर, ठीक है। एक वर्ब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लव। एक मिनट, फॉन्ट कलर चेंज कर लूं। लव, लाइक, हेट, ठीक है। लव है, लाइक है, हेट है, प्रेफर है, ये वर्ब हो गई। बिगिन है, स्टार्ट है, ठीक है। तो बिगिन है, स्टार्ट है, ठीक है, हेट है, लाइक है, लव है, प्रेफर है। इन वर्ब्स का, ये सारी ट्रांसिटिव वर्ब में ध्यान देना। इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट हम इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट हम जेरेंड भी लिख सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि अगर ये वर्ब खुद आईएनजी फॉर्म में हो, मतलब अगर मान लो हम इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर लें, तो फिर इनके बाद इन्फिनेटिव लिखना, जेरेंड मत लिखना। हालांकि उसके पीछे कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके पीछे वजह बस ये कि बोलने में अटपटा लगेगा। लाइकिंग टीचिंग लिखोगे, बोलोगे तो बोलने में अटपटा लगेगा। तो अगर ये वर्ब खुद जेरेंड आईएनजी फॉर्म में हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो इनके साथ इन्फिनेटिव ही लिखना, अदरवाइज इनके साथ जो लिखना। अच्छा, अच्छी बात इनके बारे में मैं बता देता हूँ क्या होती है। अच्छी बात ये होती है कि इनमें से जो हेट है, लाइक है, लव है और प्रेफर है, ये जो चार वर्ब हैं, ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। तो स्टेटिव वर्ब होने की वजह से इनका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, मतलब इनको लेकर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगी नहीं। केवल उन दोनों का ध्यान रखना है, स्टेट और बिगिन का, कि अगर वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी हो तो उनके बाद में केवल इन्फिनेटिव लिखना, अदरवाइज जो मन में आए सो लिखना, ठीक है। तो प्रेफर को लेकर जो सारी बातें बता दी हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में एडिक्टेड टू, एडिक्टेड एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है, ठीक है। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, स्मोकिंग वगैरह। गिवन टू, इसमें गिवन जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। दे आर गिवन टू स्मोकिंग, तो इसका मतलब भी लत होता है। गिवन टू है, एडिक्टेड टू है, इनका मतलब लगभग सेम होता है। टू मेक अ हैबिट, डेवलप अ हैबिट, किसी चीज की आदत डाल लेना, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग टू टी, आई एम नॉट गिविंग टू रेस्टिंग। अच्छा, टेकन टू का मतलब होता है किसी चीज को नया, मतलब नई हैबिट अडॉप्ट कर लेना। टेकन टू का मतलब होता है टू अडॉप्ट सम न्यू हैबिट, कोई नई आदत डाल लेना। ही हैज टेकन टू वॉकिंग, ठीक है। ही हैज टेकन टू टेकिंग टी आफ्टर लंच, ऐसे। अवर्स टू का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट होना, उसको पसंद नहीं करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, उससे बात तुम जल्दी समझ जाओगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, माय पेरेंट्स आर अवर्स टू यूज अनफेयर मीन्स फॉर सक्सेस, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, माई पेरेंट्स आर अवर्स टू यूज अनफेयर मीन्स फॉर सक्सेस, कि भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं वो गलत तरीकों का यूज करना सक्सेस के लिए उसके खिलाफ है। मतलब वो नहीं चाहते कि आप गलत तरीके यूज करके सफल हो जाओ, ठीक है। वो चाहते हैं आप सही तरीके से यूज करो, ठीक है। फिर सफल हो या नहीं हो वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो अवर्स हमने लिखा ना, इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। और ये एडजेक्टिव माई पेरेंट्स की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, कि मेरे पेरेंट्स की स्टेट क्या है, कि वो इस चीज के फेवर में है, इसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब अच्छा, थोड़े समय के लिए मैं एक चीज तुम्हें समझा देता हूँ। मान लो अगर हमें टू ना भी लिखें, यहाँ पे ये वर्ब है ना, ये टू हम ना लिखें तब भी, मतलब सॉरी, अगर हम ये यूज ना लिखें यहाँ पे, तब भी तुम्हें इस टू की जरूरत पड़ेगी। माई पेरेंट्स आर अवर्स टू अनफेयर मीन्स, ठीक है।
असल में अवर्स एडजेक्टिव हमने प्रेडिकेटिवली यूज किया पेरेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, तो अगर हम कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन इस प्रिपोजिशन इस एडजेक्टिव से रिलेट करेंगे ना, तो उसके लिए प्रिपोजिशन चाहिए होगी टू। तो ये टू तुम्हें तब भी लिखना पड़ेगा जब तुम केवल अनफेयर मीन्स लिखोगे। अगर यूज वर्ब का यूज ना भी करो और केवल अनफेयर मीन्स लिखो तब भी टू लिखना पड़ेगा। माई पेरेंट्स आर अवर्स टू अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो जब तुम्हें ये कंफर्म हो जाए कि भाई इस टू का यूज तो हमें इस नाउन के साथ भी करना पड़ेगा, तो ये पता चल गया कि ये टू इन्फिनेटिव नहीं बना रहा है, ये यहाँ पे एज अ प्रिपोजिशन यूज हो रहा है। जब पता चल गया एज अ प्रिपोजिशन यूज हो रहा है तो वर्ब को जीरेंट फॉर्म में लिख दो यूजिंग, ये आंसर, ठीक है। हाँ, तो इसका हो जाएगा अवर्स टू यूजिंग अनफेयर मीन्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिखा अपोज टू। अपोज टू तो हमने डिस्कस ही किया था अभी। अपोज टू का मतलब किसी चीज के अगेंस्ट होना। आई एम अपोज टू गोइंग देयर। अच्छा, ऑब्जेक्ट टू और हैव ऑब्जेक्शन टू का मीनिंग सेम होता है, बस ऑब्जेक्ट है वर्ब, ऑब्जेक्शन है नाउन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आई ऑब्जेक्ट टू गोइंग देयर, आई हैव ऑब्जेक्शन टू गोइंग देयर। अब ड्यू टू तो पता ही है कि ड्यू एडजेक्टिव है, इसके साथ टू हम लिखते हैं, वो प्रेपोजिशन होती है। अगर कभी उसके साथ कोई वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंट फॉर्म में लिखना है, ड्यू टू कमिंग लेट, ड्यू टू मेकिंग मिस्टेक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन फ्रेजेस का अपना ध्यान रखना, ये फ्रेजेस अक्सर पेपर में आती रहती हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे और याद आ रहा है, देखो इसमें तो इंक्लूडेड है नहीं लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा क्या? देखो, हम्म, मुझे लग रहा है कि पूरा सेंटेंस मुझे सही से याद आ गया। ये असल में सीडीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 सीडीएस 2 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि मैंने यूट्यूब के एक वीडियो में भी इसको डिस्कस कर रखा है, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो अच्छी बात है, और अगर अब तक ध्यान रहेगा तो इसका आंसर बताओ, ठीक है। नहीं तो अभी मैं समझा देता हूँ। एडवर्स का मतलब होता है बच्चे समथिंग विच इज नॉट सुटेबल, विच इज नॉट गुड। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, बैड, ठीक है। एडवर्सरी होता है ना हमारा विरोधी, जो हमारे खिलाफ सारे काम करता है। तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब कोई हमने दवा खाई और उससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया तो हम कहेंगे इट वाज एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। और अवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ होना, नापसंद करना। बुद्धिज्म preaches that freedom from desires will lead to escape from suffering, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन ऐसे ही आया था पेपर में, ठीक है। हे राम दीन दयाल मेरे संभारे। चलो, अब देखो मैं तुम्हें इसके बारे में समझा देता हूँ, इसकी कहानी क्या है। His ambitions led him to his downfall। अब इस एग्जांपल से एक चीज समझना, लीड वर्ब का मतलब होता है किसी को गाइड करके कहीं पे ले जाना, ठीक है। अब अगर तुमने पहले पढ़ा, सबने पढ़ा होगा कि जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, चाहे अपनी मर्जी से या कोई दूसरे के गाइडेंस में, तो एक पॉइंट होता है जहां से वो मूवमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम, और एक पॉइंट होता है जहां पे जाके वो खत्म होती है टू, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हिज एम्बिशंस लेड हिम टू हिज डाउनफॉल, कि उसके एम्बिशंस की वजह से ना उसका डाउनफॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना,
ये जो फ्रॉम हम लिखते हैं जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई प्रेपोजिशन, जहां पे जाके वो एंड होती है वो उसकी प्रेपोजिशन टू। तो मतलब ये जो टू और फ्रॉम हम यूज करते हैं ना बेसिकली प्रेपोजिशंस होती हैं। टू रेफर करती है उस पॉइंट को जहां पे जाके कुछ एंड हो जाता है, और फ्रॉम रेफर करता है उसको जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई होती है। तो जो लीड वर्ब होती है ना, ये वर्ब मोशन या मूवमेंट की वर्ब होती है। लीड का मतलब होता है किसी को गाइड करके कहीं तक ले जाना है। तो जहां तक हम लेके गए ना उस पॉइंट को रेफर करने के लिए हम टू को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो ये जो टू है ना, ध्यान से देखो, ये प्रेपोजिशन है। एक तो ऐसे ही बदल गया फ्रॉम और टू के रिलेशन से कि टू प्रीपोजिशन है। और नहीं तो देखो हिज डाउनफॉल जो हमने लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नाउन है। हिज डाउनफॉल कोई वर्ब तो है नहीं, हिज डाउनफॉल एक नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो ऐसे बदल गया कि टू प्रीपोजिशन है। तो ये जो लीड वर्ब के साथ हम टू लिखते हैं ना, ये प्रीपोजिशन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब जब ये तुम्हें कंफर्म हो गया कि भाई ये टू हमने लिख रखा है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो हमने एस्केप लिखा है, ठीक है, वो एस्केप इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब तो फिर इसको नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है कि एस्केप नाउन और प्रोनाउन होता भी है, ठीक है। हाँ, मेरे से शायद थोड़ा क्वेश्चन पता नहीं मुझे पूरा याद है, सही नहीं याद है सही। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे लग रहा है कि जैसे पेपर में आया था, नेट पे ढूंढ लेना, सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन है, उसमें फ्रॉम नहीं था, ये मेरे से गलती से लिख गया, ठीक है। हाँ, अब समझाता हूँ। तो ये जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन, एस्केप इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये एस्केप ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसको नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। हालांकि एस्केप नाउन और प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। नैरो एस्केप एक फ्रेज होती है, सबने पढ़ी होगी, नैरो एस्केप। तो नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना होता है उसका मतलब। तो उसमें एस्केप जो होता है वो नाउन ही होता है। लेकिन इस एस्केप को हम नाउन नहीं मान सकते। इसको हम नाउन इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसके बाद हमने सफरिंग लिख रखा है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर सफरिंग ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस बात है नाउन तो होगा नहीं, ये तो जेरेंड, ये तो वर्ब होगा। और अगर ये वर्ब इस टू प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसे जेरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया एस्केपिंग। तो कहानी पता क्या है? ये मैंने तुम्हें कुछ फ्रेजेस बता दिए कि ये भाई इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इनका ध्यान रखना, ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं और इनमें टू का यूज हम एज अ प्रीपोजिशन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कुछ और है। कॉन्सेप्ट ये है कि टू का यूज जब भी हम किसी सेंटेंस में एज अ प्रीपोजिशन करेंगे तो उसके बाद हमेशा हम उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर कोई वर्ब हुई तो फिर उसको जेरेंड फॉर्म में लिखना, बस ये ध्यान रखना है। अब इसमें सीखना क्या है? इसमें सीखना ये कि ये पता कैसे चलता है कि टू प्रीपोजिशन है या नहीं है। तो उसका तरीका मैं ये जो बता रहा था यही समझो, कि अगर उस टू के बाद कोई नाउन प्रोनाउन लिखोगे तो क्या उस टू की जरूरत पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो इसका मतलब प्रीपोजिशन है, नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब प्रीपोजिशन नहीं है। मतलब इस तरीके से अपना पहचान सकते हो। चलो, अरे सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस देखो तुम्हारे लिए, बताओ आंसर पे एक और। ही स्टार्टेड रीडिंग, टू रीड, एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस बच्चे, कोई डिफरेंस नहीं। मैं जबरदस्ती कोई बता दूं तो अलग बात है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि इन्फिनिटिव जेरेंड में डिफरेंसेस होते हैं कुछ यूजेस में, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब तुम लोग बहुत क्यूरियस हो। दे विल नॉट लेट एनीवन टू स्टे आउटडोर्स ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। मोहन मेड सोहन टू lend हिम सम मनी। द मैन वॉज सम बॉयज टू स्विम इन दिस पूल। चलो खैर, अब मैं तुम्हें समझाना शुरू करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, मैं इसमें सबसे पहले शुरुआत करता हूं इस सेकंड एग्जांपल से। इससे इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसको तुम जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले हम इसे डिस्कस कर रहे थे और नहीं तो एक वजह और भी है। मान लो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं, मोहन मेड सोहन हैप्पी, ठीक है। अभी जो दूसरा वाला एग्जांपल मैंने लिखा ना, मोहन मेड सोहन हैप्पी, इससे समझना जरा ध्यान से बात को, ठीक है। देखो, मोहन सब्जेक्ट है, ठीक है, मेड वर्ब है, सोहन ऑब्जेक्ट है। यहां तक तो क्लियर ही कहानी। अब अगर ये सोहन ऑब्जेक्ट है तो हम अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस खत्म कर दें, आगे कुछ ना लिखें, तो देखो ये सेंटेंस सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लिखेंगे ना मोहन मेड सोहन, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा मोहन ने सोहन को बनाया, जो कि इलॉजिकल होगा, क्योंकि पर्सन पर्सन को कैसे बनाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस होगा इनकम्प्लीट, इलॉजिकल, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये हैप्पी लिखा रहने दें तो सही हो जाएगा। तो अगर ये हैप्पी लिखा रहने से सही होगा और सोहन लिखने से नहीं सही होगा, तो इसका मतलब ये हमारे जो सेंटेंस की मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब इस सोहन को रेफर करने के लिए नहीं, इस हैप्पी एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए।
तो हमने अभी फाइनाइट वर्ब जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर सेंटेंस के मेन वर्ब नाउन या प्रोनाउन को नहीं उसके एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए यूज हो तो वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसका मतलब ये जो हम हैप्पी यूज कर रहे हैं ना सोहन के साथ में, ये इस सोहन का कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मोहन मेड सोहन हैप्पी, ठीक है। तो ये हैप्पी जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये व्हाट का रिप्लाई है, यही सब हमने पढ़ा था ना फाइनाइट वर्ब में कि अगर एडजेक्टिव व्हाट का रिप्लाई हो तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, जब वो कॉम्प्लीमेंट होता है तो अगर वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो चूंकि ये हैप्पी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया, ठीक है। और हमने वहां पे क्या सीखा था कि अगर सेंटेंस की मेन वर्ब जो है वो एडजेक्टिव को रेफर करने के लिए यूज हो रही है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो नाउन को रेफर करने के लिए हो रही है तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूट है। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी चलो फाइनाइट वर्ब में डिस्कस किया, एक फंडामेंटल में तुम लोगों को लेक्चर मिला होगा कॉस्टिव वर्ब का, कॉस्टिव वर्ब में ये और भी ज्यादा डिटेल में समझाया गया, ठीक है, तो वहां से भी तुम इसे देख सकते हो। अब ये जो हैप्पी हमने लिखा है ये इस मोहन का सोहन का जो कि हमारा ऑब्जेक्ट मेन और का कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा मोहन मेड सोहन हैप्पी, वहां पे लिखा मोहन मेड सोहन टू लैंड सम मनी। तो यहाँ पे जो सोहन है ना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो टू लैंड हिम सम मनी है ना ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे मोहन मेड सोहन हैप्पी, कि मोहन ने सोहन को खुश कर दिया, मतलब उसने कुछ ऐसा किया कि वो खुश हो गया, उसको चुटकुला सुना दिया या उसकी मदद कर दिया, कुछ भी है। उसी तरीके से हमने लिखा मोहन मेड सोहन टू लैंड हिम सम मनी, कि मोहन ने सोहन से कुछ पैसे उधार दिलवाए, ठीक है। अब खुद को उधार लिए किसी और को दिलवा दिए वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो टू लैंड हमने यहाँ पे लिखा ना ये भी सोहन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे ये हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। अब दोनों में डिफरेंस समझना, अगर हम किसी पर्सन में कोई स्टेट कॉज कर दें तो हम उस स्टेट को रेफर करने वाला जो एडजेक्टिव होता है उसको कॉम्प्लीमेंट बना के लिख देते हैं। मान लो हमने किसी को खुश कर दिया तो हम लिख देंगे मोहन मेड सोहन हैप्पी, अगर नाराज कर दिया तो मोहन मेड सोहन एंग्री, दुखी कर दिया मोहन मेड सोहन सॉरी, ठीक है, मतलब सैड, ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर हम किसी पर्सन में कोई एक्शन कॉज कर दें, अगर हम किसी पर्सन में कोई एक्शन कॉज कर दें कि वो ऐसा एक्शन करने लग जाए, ठीक है, तो ये हमने वर्ब लिख दी, टू लैंड इन्फिनेटिव वर्ब होती ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम किसी पर्सन में कोई पर्टिकुलर क्वालिटी कॉज कर दें तो हम उस क्वालिटी को रेफर करने वाले एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बना के लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन में कोई एक्शन कॉज कर दें कि वो पर्सन वो एक्शन करने लग जाए, ठीक है, तो हम उस एक्शन को उसका कॉम्प्लीमेंट बना के लिख देंगे। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि अगर हम कभी किसी इन्फिनेटिव को किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनाए, अब जैसे सोन ऑब्जेक्ट है और टू लैंड इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर हम कभी किसी इन्फिनेटिव को किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनाए तो उसको फिर बिना टू के लिखा करो। एक्चुअल में इन्हें पूरी एक ही फ्रेज होती है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो वो उस टू की जरूरत होती नहीं, उसे ड्रॉप कर दिया करो। तो लिखो मोहन मेड सोहन लैंड हिम सम मनी। तो यहां से हमें यह सीखना है कि अगर हम इन्फिनेटिव्स को ऑब्जेक्ट के साथ में कॉम्प्लीमेंट्स के तरीके से यूज करें तो उनको बिना टू के लिखा करो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। खैर अब ऊपर के एग्जांपल्स में जरा समझना, दे विल नॉट लेट एनीवन, ठीक है, अगर हम मान लो ये सेंटेंस यहीं तक लिखें, दे विल नॉट लेट एनीवन, ठीक है, व्हाट विल दे नॉट लेट एनीवन, तो हमें व्हाट का रिप्लाई लिखना पड़ेगा। तो ये जो टू स्टे आउटडोर्स ड्यूरिंग द नाइट हमने लिखी ना पूरी फ्रेज, ये पूरी फ्रेज व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई होने का मतलब समझ लेना, व्हाट का रिप्लाई होने का मतलब ये है कि ये इस एनी वन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। वैसे हमने लिखा मोहन मेड सोहन, व्हाट डिड मोहन मेड सोहन, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई होने का मतलब ये जो पूरी फ्रेज हमने इन्फिनेटिव लिखी है ना वो इस सोहन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। फिर हमने लिखा द मैन वॉच्ड सम बॉयज, व्हाट डिड ही वॉच सम बॉयज टू स्विम इन द पूल, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई होने का मतलब ये भी इस सम बॉयज नाउन का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे जो हमने इन्फिनेटिव्स लिखे ना वो इन्फिनेटिव्स इन ऑब्जेक्ट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। मैं इसे कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूं ये भी देखो समझ लेना, इसे कॉम्प्लीमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये तुम इन्फिनेटिव्स नहीं यूज करोगे ना तो ये सेंटेंस सारे तुम्हारे इनकम्प्लीट हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं केवल इतना लिख दूं द मैन वॉच सम बॉयज, देन व्हाट डिड ही वॉच सम बॉयज, तो वो मीनिंग अधूरा रह गया, ठीक है, बदल गया वो मीनिंग, ठीक है। या हम लिख दें मोहन मेड सोहन, व्हाट डिड ही मेक सोहन, तो ये अधूरा रह गया। तो ये जो इन्फिनेटिव्स है ना इन ऑब्जेक्ट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, अगर ये इन्फिनेटिव इन ऑब्जेक्ट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो इनको बिना टू के लिखो। और ये जो बिना टू के हम लिखते हैं ना इन्फिनेटिव, इसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। देखो टू गो इन्फिनेटिव है, लेकिन अगर हम ये टू हटा दें और केवल गो को यूज करें उस इन्फिनेटिव की जगह पे तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। मतलब हम इसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं या प्लेन इन्फिनेटिव कहते हैं, वो कुछ भी अपना कह लेना, मैं तो फिलहाल में बेयर इन्फिनेटिव कहता हूँ, ठीक है।
खैर, तो अब हमने यहाँ पे ये सीखा कि कई बार हमें कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स के साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के इन्फिनेटिव्स को लिखना पड़ता है। तो अगर कभी इन्फिनेटिव किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें लिखना पड़ सकता है, देखो। लेट लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, नोटिस, हेल्प, ठीक है। लेट, बिड, एक मिनट बिट लिख के, ठीक है। लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने पड़ते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनेटिव हो तो उनको बेयर फॉर्म में लिखना बिना टूके, ठीक है। देखो, लेट का मतलब तो अलाउ करना होता है, इस एग्जांपल से समझ सकते हो। दे विल नॉट लेट एनीवन स्टे, कि वो किसी को बाहर नहीं रुकने देंगे रात को। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, ठीक है। नहीं, सॉरी, बिड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना कोई काम करने के लिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वॉच का मतलब देखना, सी का मतलब देखना दिखाई पड़ना, फील का मतलब महसूस करना, हियर का मतलब सुनना, नोटिस का मतलब भी लगभग वही होता है देखना सुनना, हेल्प का मतलब मदद करना, मेक का मतलब किसी को कॉज करना। ये मेक जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉजिटिव वर्ब, इस मेक का मतलब है कॉज करना, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं तुम लोगों को और बता देता हूँ। इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो हमारे परसेप्शन को रेफर करती हैं, जैसे वॉच है, सी है, फील है, हियर है, नोटिस है। तो ये वर्ब्स जो हमारे परसेप्शन को रेफर करती हैं, इनके साथ में अगर हम चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब क्या, देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, वी वॉच्ड हिम, वी वॉच्ड हिम टू क्रॉस द रोड, ठीक है। अब ये गलत है, टू क्रॉस द रोड गलत है। वी वॉच्ड, एक मिनट, वॉच लिखना था, वी वॉच्ड हिम टू क्रॉस द रोड, ये गलत है। अब हमें इसे सही करना है। अब सही करने के तरीके देखो हमारे पास क्या क्या है। एक तरीका कि हम लिखते हैं क्रॉस, बेयर इन्फिनेटिव। दूसरा तरीका हम लिखते हैं क्रॉसिंग। अच्छा, ध्यान देना, ये जो हमने क्रॉसिंग लिखा ना, ये जेरेंड नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो या तो हम लिखें वी वॉच्ड हिम क्रॉस द रोड, या हम लिखें वी वॉच्ड हिम क्रॉसिंग द रोड। अच्छा, दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो मैं समझा देता हूं, यहाँ पे समझ लेना। फिर से एक बार कह रहा हूं, फिर से समझ लेना। ये क्रॉस बेयर इन्फिनेटिव है और क्रॉसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब जेरेंड नहीं है, क्रॉसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो, मान लो एक ये रोड है, ठीक है, और कोई पर्सन इस रोड को क्रॉस कर रहा है, और जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था उस बीच में हमने उसको नोटिस किया, मतलब उसका एक्शन रोड को क्रॉस करने वाला इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हम लिखेंगे क्रॉसिंग। अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो तो हमने एडजेक्टिव में यही पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब वो नाउन उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और मिडिल स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन अब मान लो हमने किसी पर्सन को रोड क्रॉस करते हुए देखा और वो रोड कंप्लीटली क्रॉस कर गया, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब हम लिखेंगे क्रॉस। तो अगर हम क्रॉस लिख रहे हैं तो इसका मतलब द एक्शन फिनिश्ड, अगर हम क्रॉसिंग लिख रहे हैं तो द एक्शन वाज इनकम्प्लीट। मतलब ये डिफरेंस होता है, बस इसका अपना ध्यान रखना। द मैन वी वॉच्ड हिम क्रॉस द रोड भी सही है, वी वॉच्ड हिम क्रॉसिंग द रोड भी सही है, दोनों तरीके से सही है, ठीक है। ये केवल इन वर्ब्स के साथ में जो हमारी परसेप्शन की वर्ब होती हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, इनको देख लेना। अब जैसे हमने ये लिखा ना, द मैन वॉच सम बॉयज टू स्विम इन दिस स्विमिंग पूल, तो ये टू स्विम को अगर हम स्विम लिख रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर मान लो हम स्विमिंग लिख देते तो भी सही हो जाता। द मैन वॉज सम बॉय स्विम इन द पूल, तो इसका मतलब हो गया वो मैन वहां पे बैठा, उसने देखा कुछ लड़के आए नहाने, मतलब स्विम करने आए और तैरने आए, उन्होंने स्विम किया, उसके बाद वो चले गए, तो हम लिखेंगे स्विम इन द पूल। अब मान लो वो लड़के आए वहां पे स्विम कर रहे हैं, उस बीच में वो आदमी वहां से चला गया, ठीक है। तो वो लड़के तो स्विम करते रहे बाद तक, लेकिन वो चला गया पहले, तो हम लिख देंगे स्विमिंग। बोली लगाना भी बताया था बेटा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बिड का मतलब अलाउ वो करना है किसी को, बोलना कुछ करने के लिए। जब ये स्विम और स्विमिंग वाला तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो मैं दो एग्जांपल तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, अपने आप इनके आंसर बताना। ही फेल्ट
समथिंग टू हिट और हिटिंग हिम इन द लेग। एक एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा, ही फेल्ट समथिंग टू क्रॉल या क्रॉलिंग ऑन हिज लेग। ठीक है, अब देखो, ये दो ऑप्शन मैंने लिख दिया, तुम्हें ये बताना है कि क्या सही है। ही फेल्ट समथिंग टू हिट हिम इन द लेग, ये सही है, या ही फेल्ट समथिंग हिटिंग हिम ऑन द लेग, इन द लेग, ये सही है। ही फेल्ट समथिंग टू क्रॉल, क्रॉल लिखना, ही फेल्ट समथिंग टू क्रॉल ऑन हिज लेग, ये सही है, या ही फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ऑन हिज लेग, ये सही है। जल्दी से बताओ, फिर दो क्वेश्चन और पूछता हूं। टू हिट या हिटिंग, टू क्रॉल या क्रॉलिंग। हिज क्रॉसिंग बच्चे गलत हो जाएगा, हमने एडजेक्टिव में, ये प्रोनाउन में भी पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो जो पढ़ाते हैं। हिज हिज क्रॉसिंग नहीं लिख सकते, क्रॉसिंग जेरेंड नहीं हो सकता, ये वॉच वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, हम कभी एक्शन को नहीं देख सकते। तुम लोग यार फंडामेंटल से ही भटके हुए अभी तक। हम एक्शन को बच्चे नहीं देख सकते, अगर क्रॉसिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो, हम क्रॉसिंग को देखें तब तो हम उसे ऑब्जेक्ट बना लें, क्रॉसिंग को नहीं देख सकते बिकॉज एक्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट। नाउन में पढ़ा, प्रोनाउन में पढ़ा कि वी कैन नेवर सी एक्शन, वी कैन सी जस्ट पर्सन। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर देखो यही हो गया, इसमें तो आएगा हिट। ठीक है, हिटिंग तो आना नहीं है। अच्छा, इसमें आएगा क्रॉलिंग। टू हिट तो खैर, टू क्रॉल तो किसी में भी नहीं आना, तो ये आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। दे ऑल हर्ड हिम टू शाउट रिपीटेडली। ठीक है, एक और देखो। आई नोटिस्ड द मैन टू एंटर द ऑफिस। चलो, ये दोनों क्वेश्चन है, इनके आंसर और बताओ। दे ऑल हर्ड हिम टू शाउट रिपीटेडली, आई नोटिस द मैन टू एंटर द ऑफिस। थर्ड एंड फोर्थ सही करो। देखो बच्चे, टू शाउटिंग नहीं आ सकता, या तो शाउटिंग ही आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर शाउट आएगा बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो या तो शाउट बेयर इन्फिनिटिव यूज होगा, या प्रेजेंट पार्टिसिपल शाउटिंग यूज होगा, टू शाउटिंग नहीं लिख पाओगे। ठीक है, देखो इसका मैं बता देता हूं। दे ऑल हर्ड हिम टू शाउट रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब लगातार, बार बार। ठीक है, वी आर रेफरिंग टू कॉन्टिन्यूटी। अगर कॉन्टिन्यूटी को रेफर कर रहे हो ना, कंप्लीशन को नहीं, तो यहां पे लिखो शाउटिंग। ठीक है, अब एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये भी हो सकती कि उसने एक बार शाउट किया, फिर एक पॉज लिया, फिर दोबारा शाउट किया, फिर पॉज लिया, फिर दोबारा शाउट किया। ठीक है, तो वो जितनी बार उन्होंने नोटिस किया ना, वो हर बार एक्शन कंप्लीट हो गया, तो शाउट लिख दो। तो इस तरीके के एक्शन जो होते हैं ना, मैं फिर से बता देता हूं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। वी वॉच्ड हिम क्रॉस द रोड, वी वॉच्ड हिम क्रॉसिंग द रोड, तो मतलब जिन एक्शंस को होने में टाइम लगता है, ठीक है, उनके केस में दोनों सिचुएशन पॉसिबल होती हैं। अब इस पे आ जाते हैं। आई नोटिस द मैन टू एंटर द ऑफिस। अब हमें पता है कि एंटर का मतलब क्या होता है। एंटर का मतलब ये होता है, मान लो ये ऑफिस है, अब कोई पर्सन इसके अंदर आ गया तो ये एंटर है। ठीक है, नहीं आया तो वो आउटसाइड है। लेकिन उसके एंटर और नॉट एंटर में ना इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक पैर रखना पड़ता है बस। ठीक है, गेट के अंदर और एंट्री हो जाती है, तो इस एक्शन में इनकम्प्लीशन नहीं हो सकता। चूंकि ये कंप्लीट स्टेट का ही एक्शन होगा, तो इसमें एंटर ही लिखो। तो वो जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, उसमें आप शाउट लिखो, शाउटिंग लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर वे दैट इज करेक्ट। ठीक है,
वी हर्ड हिम शाउटिंग, और हम वहां से चले गए, बार बार चिल्ला रहा था और हम वहां से उसको चले गए, ठीक है, बाद तक वो शाउट करता रहा होगा। लेकिन ये बात आप एंटर को लेकर नहीं कह रहे हो कि बाद तक वो एंटर करता रहा होगा और हम चले गए। भाई एंटर करने के लिए टाइम नहीं लगता, एंटर करने के लिए आपने बस पैर रखा और एंटर हो गए, ठीक है, नहीं रखा तो नहीं हुए, तो उसमें इनकम्प्लीशन पॉसिबल नहीं है। तो उसको केवल एंटर लिखो, उसमें शाउटिंग शाउट जो चाहे लिख दो। चलो ये बातें ध्यान रखना जो समझा दें। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिखा, ये असल में पेपर में वो क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। द इंटरव्यूअर डैश द इंटरव्यू सिट डाउन, ठीक है। अब इस ब्लैंक में ना हमें मेन वर्ब यूज करनी है। जो भी तुम मेन वर्ब यहाँ पे यूज करोगे ना, उसका ऑब्जेक्ट इंटरव्यू पहले से ही लिखा हुआ है। इंटरव्यू का मतलब हो गया वो पर्सन जो इंटरव्यू देने आया। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के बाद में ध्यान से देखो, हमने एक बेयर इन्फिनिटिव लिख रखा है सिट डाउन। तो अगर हमने बेयर इन्फिनिटिव लिख रखा है तो इसका मतलब ये बेयर इन्फिनिटिव इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो बेयर फॉर्म में नहीं लिखा होता है। अब अभी हमने जो वर्ब्स पढ़ी हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उन्हीं के साथ यूज होते हैं। लेट विड वॉच सी फील हियर, तो उनमें से ध्यान से देखें तो एक ही वर्ब ऑप्शन में बेड दे रखी है, तो एक तो आंसर ऐसे ही हो गया बेड, और सारे गलत हो गए। दूसरी एक वजह मैं तुम्हें और बता देता हूँ। ये जो रिक्वेस्ट ऑर्डर और आस्क वर्ब लिखे ना, ध्यान से देखो ये सारी डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। डाई ट्रांसिटिव, पहली बात तो इनके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आते, दूसरी डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। देखो जैसे मैंने लिखा आई आस्क्ड मोहन अ क्वेश्चन, तो जो मैंने अ क्वेश्चन लिखा है ना, मोहन लिखा है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनमें से कॉम्प्लीमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। ये मोहन है हुम का रिप्लाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट का रिप्लाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो मोहन है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन जो है वो मोहन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना वो मोहन की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, ना वो मोहन के द्वारा किए गए एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मोहन से कोई लेना देना नहीं है, ये मोहन के लिए ना कॉम्प्लीमेंट है ना कुछ है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, मोहन एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। तो अगर ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके बाद में हम इन्फिनिटिव लिखेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो फुल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर लिख दूं आई आस्क्ड मोहन टू लिव, तो ये जो टू लीव हमने लिखा है ना, ये टू लीव ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन की जगह यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि हम जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव को बनाते हैं तभी वो बेस फॉर्म में लिखा जाता है, और वही वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेड द इंटरव्यू, बेड द इंटरव्यू सिट डाउन, तो मतलब उसने उसको बैठने के लिए कहा। चलो ये भी दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इनका एक बार आंसर अपने आप बताओ, फिर मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के दुखी हो गया हूँ। बताओ तो एक बार तुम लोग तब तक अपने आप। अ, मुझे लग रहा है कि तुम लोग शायद इन तीनों के बताओ, फर्स्ट थ्री जो है ना बस इनके पहले आंसर बताओ, बाकी दोनों के छोड़ दो। प्रोनाउन इज मैंडेटरी विद देम। बच्चे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट असल में ना बिना ऑब्जेक्ट के यूज होते नहीं है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करोगे ना तो उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। हाँ देखो मैं इनके बारे में समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। दे हैव डिसाइडेड व्हाट हैव दे डिसाइडेड टू मीट एंड टू थैंक। अब देखो हमारे पास दो इन्फिनेटिव है, एक है टू मीट, एक है टू थैंक, और इन दोनों इन्फिनेटिव को हमने एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखा है। उसी तरीके से देखें तो एक इन्फिनेटिव है यहाँ पे टू पे द फाइन, और एक है टू लीव द रूम, और इनको हमने और कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर हम कभी किन्हीं दो इन्फिनेटिव्स को किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करें तो ध्यान रखना कि दोनों का टू कॉमन हो जाता है, पहले वाले के साथ टू लिखा करो, दूसरे वाले के साथ मत लिखा करो, उसे बेयर फॉर्म में लिखा करो। तो इसको सिंपली ऐसे लिखो, दे हैव डिसाइडेड टू मीट एंड थैंक द मैनेजर एंड ही वाज आस्क्ड टू पे द फाइन और लीव द रूम। तो जैसे हम टू इन्फिनेटिव, एक हमने ये इन्फिनेटिव लिखा, फिर एक कंजंक्शन लिखा, अब फिर एक हमने और इन्फिनेटिव लिखा, ठीक है। तो ये टू है ना वो कॉमन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना अगर हम दो इन्फिनेटिव्स को किसी कंजंक्शन से कनेक्ट कर दें तो उनमें से जो टू होता है वो कॉमन हो जाता है, बाद वाले के साथ में मत लिखा करो, ठीक है। तो इसको लिखो ही वॉज आस्क्ड टू पे द फाइन और लीव द रूम।
दे हैव डिसाइडेड टू मीट एंड थैंक द मैनेजर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो देन है ये भी कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। इससे पहले हमने लिखा टू टॉक जो कि इन्फिनेटिव है, और इसके बाद लिखा टू एक्ट जो कि इन्फिनेटिव है। तो अगर ये दोनों इन्फिनेटिव है तो बाद वाला टू हटा दो। तो वो चाहे कंजंक्शन एंड हो, चाहे बट हो, चाहे और हो, और चाहे देन हो, ठीक है। इट इज इजियर टू थैंक, सॉरी, इट इज इजियर टू टॉक देन एक्ट। मतलब बात करना काम करके दिखाने से आसान होता है। मतलब बात करना आसान है, टॉकिंग करना आसान है, एक्टिंग मतलब मुश्किल है। नेक्स्ट देखो, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंडिंग द पार्टी। ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने देन लिखा। अच्छा, देन के बाद हमने लिखा अटेंडिंग द पार्टी। अभी जो अटेंडिंग द पार्टी हमने लिखा है, अटेंडिंग मेन वर्ब तो होगी नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो अगर हम देन के बाद में इस नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका कंपैरिजन किसी दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब से कर रहे होंगे। अब ध्यान से देखो तो इसका कंपैरिजन इस नॉन फाइनाइट वर्ब से हो रहा है, टू डू से। भाई असल में है पता है क्या, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंडिंग द पार्टी की मतलब मुझे पार्टी अटेंड करने से भी ज्यादा जरूरी काम करने हैं। तो यहाँ पे हम कंपेरिजन किसका कर रहे हैं, टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क का और अटेंडिंग द पार्टी का। अब वो अटेंडिंग द पार्टी और टू डू अगर हम इनको देखें तो दोनों अलग अलग फॉर्म में है। ये तो है इन्फिनेटिव लेकिन वो है जेरेंट। तो सेम टाइप का हमेशा कंपैरिजन होता है। तो अगर ये इन्फिनेटिव है और उसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो उसको भी इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये पहले वाला इन्फिनेटिव है, वो बाद वाला इन्फिनेटिव है, तो बेयर फॉर्म में आएगा। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंड द पार्टी। फिर से देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। वो जो देन के बाद हमने अटेंडिंग लिखा है ना, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर हम देन के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका कंपैरिजन किसी दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब से जरूर हो रहा होगा, क्योंकि हमने एडजेक्टिव में यही पढ़ा था, सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, एक जैसी चीजों का कंपैरिजन होता है। तो अगर अटेंडिंग एक वर्ब है जो हम देन के बाद लिख रहे हैं तो इसका कंपैरिजन किसी दूसरी वर्ब से हो रहा होगा। जिस दूसरी वर्ब से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं वो है टू डू। टू डू इन्फिनेटिव है। तो अगर इन्फिनेटिव से कंपेयर करेंगे तो हम जेरेंट क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव ही लिखना पड़ेगा। अब चूंकि ये बाद वाला इन्फिनेटिव है, वो पहले वाला है, तो बाद वाला इन्फिनेटिव होने की वजह से हम इसे बिना टू के लिखेंगे। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंड द पार्टी, ठीक है। तो अगर हम कभी किसी कंजंक्शन से दो प्रेपोजिशन को मतलब कनेक्ट करेंगे, सॉरी दो इन्फिनेटिव्स को कनेक्ट करेंगे, चाहे वो कंजंक्शन एंड हो, चाहे वो और हो, चाहे बट हो, चाहे देन हो, तो बाद वाले को बिना टू के लिखना, पहले वाला टू के साथ लिखना, बाद वाला बिना टू के लिखना। चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ। दे आर कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रफ मैनर्ड, जिनको मतलब सलीका नहीं है, जिनमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। दे आर कोर्स एंड इंसल्टिंग एंड डोंट नो टू बिहेव। इसका आंसर तो तुम लोग अपने यहाँ बताओ, हालांकि आसान है, चाहो तो बता भी सकते हो। मीटिंग थैंकिंग बिल्कुल बच्चे, असल में कंपेरिजन हमेशा सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है। मान लो अगर हमने देन से पहले जो लिखा है ना नॉन फाइनाइट वर्ब, वो जेरेंड है, तो बाद वाला भी जेरेंड ही आएगा। हाउ टू बिहेव, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें ना समझा भी देता हूँ, ऐसे समझना। मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, वी डोंट नो, या डोंट नो लिख देते हैं सीधे। वी नो मोहन, एक मिनट, मोहन नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं। वी नो टू ड्राइव वेल, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे टू ड्राइव ना लिखूं, मैं यहाँ पे लिख दूं वी नो इंग्लिश वेल, वी नो मोहन वेल। तो देखो ये जो इंग्लिश मोहन और टू ड्राइव हमने लिखा ना, ये ऑब्जेक्ट्स हैं इस नो वर्ब के, ठीक है। ये नो वर्ब है और ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वेल एडवर्ब है, वो तुम जान गए होगे। अब यहाँ पे एक चीज समझना, एक मिनट, क्या मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट हो गया, कलर चेंज करना था, ठीक है। मोहन जो है ना, ये पर्सन है। इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ग्रामर वाला नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब थिंग, चलो मैं थिंग लिख देता हूँ। वो एक पर्सन है और एक थिंग है, ठीक है। अच्छा, टू ड्राइव जो है ना, वो ना कोई थिंग है ना कोई पर्सन है, वो एक एक्शन है। एक्शन ड्राइव करना मतलब गाड़ी चलाना एक एक्शन है।
ठीक है। तो ये हमारे तीनों ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है एक पर्सन मोहन, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है एक थिंग इंग्लिश लैंग्वेज है ना, और ये टू ड्राइव है एक एक्शन, मतलब ये एक्टिविटी है। टू ड्राइव जो है ना एक्टिविटी है, मोहन एक्टिविटी नहीं है, इंग्लिश एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ये एक्टिविटी है। अब एक चीज समझना, जब हम ये कहते हैं कि हम किसी को जानते हैं, तो जानने का मतलब होता है उसकी एट्रीब्यूट्स को जानना, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके जो फीचर हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उन्हें जानना। जैसे हम किसी पर्सन को जानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कहाँ रहता है, हम ये जानते होंगे, उसका फैमिली बैकग्राउंड जानते होंगे, उसके बाद जॉब के बारे में जानते होंगे, उसकी शकल सूरत से उसको पहचानते होंगे। तो इसका मतलब ये होता है। अगर हम कह रहे हैं हम इंग्लिश को जानते हैं, तो इंग्लिश को जानने का मतलब क्या हो गया कि हम इसके यूज करना जानते हैं, हम इसको बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, इसकी ग्रामर जानते हैं, इसकी वोकैब जानते हैं। इसका मतलब यही हुआ। तो जैसे थिंग्स होती हैं और पीपल होते हैं, उनमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो उन एट्रीब्यूट्स को हम जानते हैं, तो उनके लिए हम नो वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ये जो टू ड्राइव है ना, ये एक एक्शन है, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, ठीक है, इसकी कोई शकल सूरत नहीं है, इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसका कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है। एक्शंस में बस एक ही एट्रीब्यूट होता है, मैनर, कि वो कैसे होते हैं या कैसे किए जाते हैं। एक्टिविटीज में बस एक ही एट्रीब्यूट होता है, उनका मैनर, ठीक है। तो उस मैनर को रेफर करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाउ, हाउ टू ड्राइव, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर हम कभी नो वर्ब, ठीक है, टीच वर्ब या लर्न वर्ब, लर्न टीच एंड नो, अगर हम इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट कभी किसी एक्शन को बना के लिखें, तो उस एक्शन को हमेशा ही हाउ के साथ लिखना। वी डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश, वी डोंट नो हाउ टू स्पीक वेल, वी डोंट नो हाउ टू स्विम, वी डोंट नो हाउ टू कुक, ठीक है। वी नो हाउ टू ड्राइव, वी नो हाउ टू डांस, वी नो हाउ टू स्विम, वी नो हाउ टू रन फास्ट, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना, नो हाउ टू बिहेव, क्योंकि टू बिहेव एक एक्टिविटी है, तो चूंकि वो एक्शन है, नो वर्ब के साथ में अगर उसे लिखोगे तो उसके मैनर को रेफर करने के लिए हाउ लिखना पड़ेगा। और ये हमेशा ध्यान देना कि एक्टिविटीज में एक ही एट्रीब्यूट होता है, वो होता है उनका मैनर, कि कैसे कोई एक्टिविटी होती है या कैसे कोई एक्टिविटी की जाती है। तो एक्चुअल में जो हम जानते हैं वो मैनर होता है जिसे हम जानते हैं, और उस मैनर को रेफर करने के लिए हाउ हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो नो, लर्न और टीच, इन वर्ब्स को अगर कभी भी लिखोगे तो इनके साथ में अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़े तो हमेशा, मतलब अगर हमें इनका ऑब्जेक्ट कभी किसी एक्शन को बना के लिखना पड़े तो हाउ लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। पहले वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है तुम लोग जल्दी ही जान गए होगे, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया है। दे आर कोर्सिंग, नहीं बच्चे, कोर्स एडजेक्टिव होता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों इतना, मतलब COARSE, कोर्स इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स रफ। दे आर कोर्स का मतलब रफ मैनर्ड। ड्राइविंग नहीं हो सकता बच्चे, ड्राइविंग नहीं हो सकता, ठीक है। मैनर के लिए हाउ लिखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा बच्चे इन्फिनिटिव और जेरेंड में क्या डिफरेंस होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे मैं समझाना एक बार, डेयर नॉट, नीड नॉट मॉडल होते हैं, हमने पढ़ रखा है कि अगर हम डेयर और नीड का यूज नॉट के साथ करें तो ये मॉडल होते हैं, अगर हम इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट से पहले करें तो भी ये मॉडल होते हैं। तो ये डेयर मॉडल हो गया। फिर हमने पढ़ा कि मॉडल्स के साथ हमें बेस फॉर्म लिखनी पड़ती है वर्ब की, तो ये जो टू है गलत हो गया। तो मतलब ये तो हमारा पहले से ही पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, हमने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि डेयर है, नीड है, अगर हम इनके बाद नॉट लिख दें तो ये मॉडल्स होते हैं, इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखा करो, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं। ये जो वुड रादर हमने लिखा है ना, और हैड बेटर लिखा है, ध्यान देना ये भी मॉडल्स होते हैं, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं, ऐसे समझना, जैसे वुड रादर है, ठीक है, और हैड रादर है, ये मॉडल फ्रेजेस होती हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करनी हो। आई वुड रादर गो बाय कार, तो ये मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है। अच्छा, वुड बेटर और हैड बेटर ये भी मॉडल्स होते हैं, इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए सजेशन देना हो और वो एक्शन हो इमीडिएट, मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं ना उसी समय कोई काम करने के लिए अगर हमें किसी पर्सन को सजेशन देना हो तो हम वुड बेटर का, हैड बेटर का यूज करते हैं। यू हैड बेटर मूव दिस चेयर, ठीक है, यू वुड बेटर गो होम नाउ। तो ये ध्यान देना, वुड रादर, हैड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर, ये मॉडल्स हैं, ठीक है। वुड रादर, हैड रादर मतलब जिनमें रादर लिखा हुआ है, उनका यूज हम करते हैं प्रेफरेंस अपनी एक्सप्रेस करने के लिए कि हमारी अपनी प्रेफरेंस क्या है,
ठीक है। और वुड बेटर, हैड बेटर का यूज हम करते हैं अपने लिसनर को कोई काम, कोई एक्टिविटी करने का सजेशन देने के लिए। तो जैसे हम बाकी मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वैसे इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म लिखा करो। वुड रादर नॉट सी, हैड बेटर टेक, ये टेकन लिख दिया ना तो ये गलत है, तो ये ध्यान रखना। तो वुड बेटर, हैड बेटर, वुड रादर, हैड रादर, बाकी मॉडल्स नीड नॉट, डेयर नॉट, इनके सबके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखा करो, ध्यान रखना। नेक्स्ट में आ जाओ। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है ना और फिफ्थ है, ये दोनों एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, मतलब इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉमन है, एक ही कॉन्टेक्स्ट के दोनों है। द टीचर हैड हिज स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे, द टीचर हैड एन एसे टू राइट ऑन पॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना ध्यान से, ये जो हैड हमने यूज किया ना, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इतना तो समझ ही गए, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद मेन वर्ब लिखी होती, लेकिन हमने इसके बाद में लिख रखा है हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो हिज स्टूडेंट्स है और एन ऐसे है, ये नाउन है। अगर हमने हेड के बाद में नाउन लिख रखा है ना तो इसका मतलब वर्ब है। अब हमने पढ़ा कि जब हेड वर्ब होती है तो एक तो वर्ब ये होती है पोजेशन की, और दूसरा ये होती है कॉस्टिव वर्ब। तो ये पोजेशन की वर्ब तो होगी नहीं, क्योंकि अगर ये पोजेशन की वर्ब होती तो हमें हिज नहीं लिखना पड़ता, हिज से तो पता ही चल गया कि वो पोजेशन है टीचर के, ठीक है। तो ये जो हेड वर्ब है ना, ये एक्चुअल में हमने इसलिए यूज की है क्योंकि यहाँ पे टीचर ने कोई काम खुद ना करके अपने स्टूडेंट से करवाया, तो ये कॉस्टिव वर्ब है। जब हम हैव की फॉर्म्स का यूज करते हैं कॉस्टिव वर्ब के तरीके से, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या पॉसिबिलिटी होती है कि एक तो हेड का ऑब्जेक्ट उस वर्ब के लिए जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं डूअर हो, जैसे स्टूडेंट जो है ना वो इस टू राइट वर्ब के डूअर हैं, तो ये वर्ब एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम हेड वर्ब के बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें जो उस वर्ब के लिए जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं डूअर ना हो, जैसे ऐसे जो है वो राइट वर्ब का डूअर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे लिखता नहीं है, उसे लिखा जाता है, तो ये वर्ब पैसिव मीनिंग कन्वे करेगी। हालांकि देखो मैं ये सब चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं तुम्हें, वो अलग बात है, नहीं तो मैं वैसे बता देता हूं कि ये सारी कहानी बहुत डिटेल में समझाई गई है कॉस्टिव वर्ब कॉन्सेप्ट में, जो फंडामेंटल्स में वीडियो अवेलेबल है इसका, ठीक है। छोटा ही कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं समझाने के चक्कर में एक डेढ़ घंटा खींच देता हूँ, लेकिन होता छोटा है। तो देखो यहाँ पे फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, पूरी बात ध्यान से सुनना। जब हम वर्ब हैव का यूज किसी कॉस्टिव वर्ब के लिए करते हैं, मतलब एज अ कॉस्टिव वर्ब करते हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम हैव वर्ब के बाद में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज कर लें जो उस वर्ब के लिए जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं डूअर हो, जैसे स्टूडेंट जो है ना वो राइट वर्ब के लिए डूअर है, तो ये राइट वर्ब एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम देखें हेड का जो हमने ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा ना वो राइट वर्ब का डूअर नहीं है, क्योंकि ऐसे लिखेगा नहीं, ऐसे को लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट वर्ब है ना पैसिव मीनिंग कन्वे करेगी। अगर तुम्हें ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे पैसिव मीनिंग चाहिए तो लिखा करो पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव काम करती है और इनका मीनिंग होता है पैसिव, ठीक है। लेकिन अगर एक्टिव मीनिंग कन्वे करना हो तो लिखा करो बेयर इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे लिखो राइट। तो ये भी अपना ध्यान देना कि अगर, हाँ टाइम हो गया बच्चे, कोई नहीं, हाँ अब फ्री भी हो गए हम लोग। मैं फिर से देखो एक बता देता हूँ, ये जो फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल्स हैं ये ऑलरेडी तुम लोगों को पहले से आने चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटल में काफी डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। बाकी मैंने रिवीजन करने के लिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए कि अगर हम हैव वर्ब का यूज करें एज अ कॉस्टिव वर्ब, ठीक है, और इसके बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट उस वर्ब का जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं डूअर हो, तो बेस फॉर्म लिखा करो। अगर वो नहीं कोई और डूअर हो तो पास्ट पार्टिसिपल लिखा करो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा द टीचर हैड हिज स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे ऑन पोल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि टीचर ने अपने स्टूडेंट से पोल्यूशन पे एक ऐसे लिखवाया, मतलब स्टूडेंट्स ने ऐसे लिखा, स्टूडेंट डूअर हो गए। द टीचर हैड एन ऐसे रिटन ऑन पोल्यूशन, तो इसका मतलब हो गया टीचर ने पोल्यूशन पे एक ऐसे लिखवाया, ठीक है। तो ऐसे जो वो डूअर नहीं, तो इसलिए हमने पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लिख दी। तो ये जो नॉन फिनाइट वर्ब्स के ना छोटे छोटे कई यूजेस होते हैं, तो ये सारी बातें हमने रिवीजन करते रहना और ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और बच्चों की हालत खराब रहती है, टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, चलो अच्छा। तो बच्चे हैं यार, इसीलिए इन्हें बच्चे कहते हैं, अभी इन्हें ये नहीं पता कि पढ़ लेंगे तो इनका फायदा है, अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ा